डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का इजलास एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला किया गया है। क्या हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के हवाले से जो तैयारी थी वो मुकम्मल कर ली गई है? बड़ा इरेलीवेंट सा है इस वक्त। मुझे नहीं पता कि आईनी तरमीम इस वक्त आने से क्या होगा, क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है ये अदालती इस्लाहात के लिए आ रही हैं, और अदालती इस्लाहात जो हैं वो एक बहुत अहम इशू है। वो आईनी अदालत बने या क्या सिलसिला, अदालती इस्लाहात इस मुल्क का बहुत अहम, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुलिस रिफॉर्म्स, ये बिल्कुल जैसे FPR रिफॉर्म्स, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे तालीमी निज़ाम में, हेल्थ में। तो ये तो आवाम के सामने इसको पेश करना चाहिए और इसकी हर शिक के ऊपर बहुत बहस होनी चाहिए। अदालती निज़ाम तो देखें, आईनी जो मामलात हैं उससे एक आदमी जो आम आदमी है मुल्क का, उसका शायद कोई उस पर फ़र्क पड़ता हो, लेकिन वो तो रोज़ थाने कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं ना। उसके मामलात जो हैं वो अदालती, जब आप लफ्ज़ लगाते हैं ना अदालती इस्लाहात होने जा रही हैं आइन में, तो लोग तवक्को फिर ये करते हैं कि उनके लिए भी कुछ होगा। तो मेरा तो ख्याल है कि इसके ऊपर मुकम्मल बहस होनी चाहिए। हमारे अदालती निज़ाम में बहुत खामियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं। हमारे पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वो डॉक्टर शेब सडल साहब का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ क्योंकि रिपोर्ट उनकी, इस्सत हुसैन साहब ने बहुत इसके ऊपर मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के ऊपर एक कमेटीज़ बना के बहुत अच्छा काम किया, और बहुत सारी रिफॉर्म्स हमारे मुल्क में। लेकिन ये जो मामला है ये तो मैं ना इसको समझ पा रहा हूँ। कई मुसव्वते घूम रहे हैं हवाओं में, कोई फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं, कोई जेब से निकल रहे हैं। ये तो मुझे इस तरह तो ये बहुत गैर संजीदगी है। तो इस पर डिबेट होनी चाहिए मेरा ख्याल है खुल के, और इसके ऊपर इस पर हमें पता चले, आम लोगों को पता चले कि उनके लिए अच्छी इसमें क्या। मैंने कहा ना, अदालती निज़ाम जो है वो बाकी सारे सिस्टम्स के तरह अदालती निज़ाम का भी बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन उस अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए जो है वो इस तरह तो नहीं होता ना कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिल रहा है तो दूसरा तीसरे से मिल रहा है तो उसने कहा मैं इसके बंदे तो ये अच्छा मुनासिब नहीं लगता। ये हमारी संजीदा मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो काबरीन है वो संजीदगी का ज़रा मुजाहरा करेंगे। अच्छा, इस तरह अच्छा भी नहीं लगता। वो उससे मिला, उसने कहा वोट दे दो, उसने कहा नहीं दूँ, क्या मैं इस पर जो है ना मज़ीद अपना जो है ना, पहले बड़े मसाइल हैं दुनिया में, तो इसके ऊपर मैं मज़ीद अपना नहीं, बस मैं उसी बात के ऊपर हूँ। 3 इश्यूज़ हैं हमारे। ये मेरा नुक्ता नज़र है जो गलत भी हो सकता है। एक हमारा सिक्योरिटी का थ्रेट है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, और वो कांस्टेंट इशू है मुस्तकिल, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें इंटेलिजेंस के आपके सारे, और वो बरह रास्त लिंक है आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। और फिर उसके नतीजे में जो सबसे, अगर ये दोनों चीज़ें होती है, तो खौफनाक चीज़ जो जन्म लेती है वो सोशल अनरेस्ट है, कि लोगों में परेशानी, भूख, जराइम, और वो देखते हैं कि हमारे ऊपर तो कौन से क्या है भाई, थाने में जाओ रिपोर्ट दर्ज करवाने तो पता चला है उधर ही अजीब व गरीब किस्म के मामलात हैं पूरे मुल्क में। तो ये इसको हमें सोशल अनरेस्ट, बेरोज़गारी और इकॉनमी यहाँ पे खड़ी है, तो ये वो इशूज़ हैं। ये बाकी सारी फजूलियात हैं, और उस वक्त तक ये तमाम इश्यूज ठीक नहीं होंगे। कोई एक पैसा लगा नहीं मुल्क में लगाने को तैयार होगा जब तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। या हर थोड़े दिनों बाद एलीट कैप्चर आ जाता है ना, फिर किस्त आ जाती है IMF की, तो फिर सब गोलगप्पे खाने बैठ जाते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद वो आता है मिनी बजट आ गया, ये हो गया, फिर भागो दौड़ो आगे पीछे। तो आपका जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अक्रॉस द बोर्ड, पॉलिटिकल विश हंटिंग नहीं, तो उस वक्त तक मामला आगे मुल्क के आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी राय है, वो जो गलत भी हो सकती है, लेकिन ये कि उस वक्त तक जब तक पता ही नहीं होगा कि कैसे कहाँ गया पैसा इतना सारा, ये IPPs क्या है, ये कभी चल रही हैं, चला जा रहा है, पैसा मिल रहा है, मतलब और एक थोड़ी कोई मामला है, बहुत सारे मामलात हैं। ये इशूज़ है मेरा ख्याल से इस वक्त, तो उन पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे पास शायद जो आसपास के हालात हैं दुनिया के, वो ज़्यादा वक्त भी, मेरा तो ख्याल है कि हम ऑलरेडी बहुत मामलात में, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, बहुत मामलात में पीछे हैं इस वक्त। हमारी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है ये अंदरूनी इंतशार और खलफिशार की वजह से, और उसके नतीजे में सिक्योरिटी क्राइसिस कभी पैदा होता है, कभी और मामलात उलझते हैं। तो इससे हमें जितनी जल्दी हम निकलें उतना बेहतर है। बड़े हैरान कुन वाक़यात हुए हैं पिछले 24 घंटों में, हैरान कुन वाक़यात, जिनमें से एक वाक़या तो ये है कि जो हिज़्बुल्लाह के लेबनान, हिज़्बुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह, जिन्होंने जगह संभाली थी अब्बास मूसवी की जब शहादत हुई थी 1991 में, यानी 1982 में हिज़्बुल्लाह बनी है ना,
हरकतुल अमल से अलग हो गई थी। हरकतुल अमल थी, ये सारे जितने भी हिजबुल्लाह में लोग मौजूद थे ये सारे हरकतुल अमल में थे। हरकतुल अमल सैयद मूसा सदर की जो कि लीबिया जाते हुए गायब हो गए थे, पता नहीं चला उनका। तो वो जब इनकलाब ईरान आया तो उसके बाद ये हिजबुल्लाह जो है अलग हुई। हरकतुल अमल अपनी जगह पे मौजूद रही, कम है, मौजूद रही और कम है, यानी उनकी वो पावर नहीं रही, लेकिन हरकतुल अमल मौजूद है। तो अब नबी बेरी वहीं से है ना। तो इशू ये है कि ये जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट का, इशू ये है कि हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई और उसके बाद जो है वो हाशिम सफ़ीउद्दीन जो हैं वो एक मुस्तकिल, लेकिन उससे पहले अबूरी जो एक हमारे सामने शख्सियत आई वो नईम कासिम। अभी सैयद नईम कासिम जो है ये जो है ये जब अब्बास मूसवी की शहादत हुई थी 1991 में, उनको हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया गया था और उनके साथ उनकी अहलिया भी थी और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था 4 साल। तो उस वक्त ये हुआ था कि जो हसन नसरुल्लाह तो आ गए थे सेक्रेटरी जनरल, और फिर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो उनकी पोस्ट ये नईम कासिम ने संभाल ली थी। ये जो नईम कासिम है, ये नईम कासिम भी हरकतुल अमल में रहे और इन्होंने ही 1 तारीख को एक 1 अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई। इन्होंने उस दिन इनका जो खिताब था वो कोई 19 मिनट का था, आज इन्होंने कोई 30 मिनट का एक खिताब इनका हुआ है, जो कि एक नामालूम, ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी कंसर्न से नामालूम जगह से इन्होंने खिताब किया और उसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है। इन्होंने कहा है कि इसराइल को मुकम्मल जो उनके फ़ज़ाई हमले थे और उसके बाद जो ज़मीनी उनके हमले हुए हैं उसमें उनको चवन्नी बराबर भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ज़रा सी ज़मीन उनके पास नहीं मिली और वो शिकस्त खा चुके हैं। और बेहतर ये है कि वो हिज़्बुल्लाह जो है वो शदीद जो हमले हिज़्बुल्लाह पे हुए हैं और जो धोखा दिया गया है और बाकी सारे मामलात हुए हैं, शहादतें और ये सारा, उससे हिज़्बुल्लाह निकल के अब लड़ रही है और उसका नतीजा ये निकला है कि हम जो है वो मुकम्मल तौर पे ये बता रहे हैं आवाम को कि हमारा कोई भी इलाका ज़मीनी फ़ौज इसराइल के कब्ज़े में नहीं है और वो बमबारी कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, तबाह कर दिए उन्होंने जनूबी लेबनान को, बैरूत को। तकरीबन 1/4 आबादी लेबनान की, पहले भी मैंने बात की थी कि वो लेबनान छोड़ चुकी है और वो सीरिया जा रही थी तो रास्ते में जो सीरिया जाती हुई हाईवे उसको भी हिट किया। लेकिन बहरहाल एक तो उन्होंने ये बात की है। जब उन्होंने ये बात की है तो उसके साथ ही जो हैफ़ा से शुमाल में, यानी अब हैफ़ा तो पहले ही गज़ा और लेबनान के दरमियान में साहली इलाका है ना, ये वही जो मैं याद दिलाता हूँ सबको, दो इसकी, एक तो इसकी मजहबी है कि वो भाई फिरके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये है कि वहाँ पर जो है वो हैफ़ा के में की इम्पॉर्टेंस ये है कि वहाँ पे आयरन डोम और ये सारे सब राफेल और ये सारे जो उनका असला तैयार होता है ये सारा वहीं पे फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ पर जो है उससे अब उसके जो और शुमाल में आप जो है ना टूवर्ड्स लेबनान, तो वहाँ पर छोटे छोटे गांव 1930 से आबाद हैं, जिनमें से सारे जो गांव हैं, सारे गांव या शहर के हैं, आबादी जो है वो खरियात के नाम से, वो खरियात, ठीक है ना, खरियात याम, खरियात हाइम, खरियात बैलक, खरियात याम, खरियात शोम, खरियात मुश्किम, ये सारे खरियात के नाम से बहुत सारे वहाँ पे 4 छोटे छोटे शहर हैं और हैफ़ा के नज़दीक जो हैं वो 2 ज़रा कंपैरेटिवली बड़े शहर हैं। वहाँ पर कोई 200 मिसाइल लेबनान से आए हैं पिछले 24 घंटों में और लेबनान से मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है वो शुमाली जो इलाका है इसराइल का वो हदफ है। अच्छा, इन्होंने
जो ख़िताब किया है, इन्होंने कहा कि हम अभी भी जो है वो जंगबंदी का मामला और उसके ऊपर हम कायम हैं और हमें जो है वो उम्मीद है कि दुनिया जो है वो जंगबंदी की तरफ जाएगी। लेकिन इनकी जो तकरीर है, उस तकरीर के दौरान इन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से प्री कंडीशन नहीं रखी एक, यानी इन्होंने जंगबंदी की बात तो की इसराइल और लेबनान के साथ, लेकिन इन्होंने वो ये नहीं कहा कि इस दौरान गज़ा के अंदर जो है वो भी जंगबंदी की जाए। तो गज़ा का नाम इन्होंने अपनी स्पीच में नहीं लिया।